हेलो दोस्तों, आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों भाग ब यानी कि पशुपालन से संबंधित प्रश्नों की मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 30 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 31 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 40 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा पशुपालन से संबंधित प्रश्नों का। दोस्तों, अगर आपने पिछले जो 30 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परिचर भाग ब मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। टारगेट दोस्तों आपका होना चाहिए इस मॉडल पेपर के अंदर 40 में से 40 प्रश्न सही करने का। दोस्तों, आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 31। देखिए, पहला प्रश्न है, नाचना किसकी एक नस्ल है? बताइए, नाचना किसकी एक नस्ल है? तो दोस्तों ये ऊंट की एक प्रमुख नस्ल है। क्या है? किसकी? ऊंट की एक प्रमुख नस्ल है दोस्तों ये नाचना। ठीक है दोस्तों, ये नाचना कहां पर पड़ता है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में पड़ता है। और दोस्तों नाचना जैसलमेर का ऊंट अपनी सुंदरता और बोझ ढोने हेतु दोस्तों भारत में प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के मध्यवर्ती एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाने वाली नस्ल कौन सी है? बताइए, राजस्थान के मध्यवर्ती एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाने वाली नस्ल है वो कौन सी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गिर। ठीक है, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिर है ये मध्यवर्ती और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये पाई जाती है। थार पारकर आप सभी को पता है ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। राठी है ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, कांकरेज है ये दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा चरण कृत्रिम गर्भाधान विधि का नहीं है? बताइए, कौन सा चरण कृत्रिम गर्भाधान विधि का नहीं है? यहाँ पर देखिए, वीर्य का भंडारण, सांड का बधियाकरण, वीर्य का परीक्षण, वीर्य का एकत्रण या एकत्रित करना। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सांड का बधियाकरण ये कृत्रिम गर्भाधान विधि का प्रकार है वो नहीं है। ठीक है, वीर्य का तनुकरण, वीर्य का भंडारण, वीर्य का हिमिकीकरण, वीर्य का परीक्षण, ठीक है, वीर्य का एकत्रीकरण, ये चरण है दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान विधि के, लेकिन दूसरा नंबर का नहीं है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रथम कलोन भेड़ का नाम क्या है? प्रथम कलोन भेड़ का जो नाम है वो क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है डोली। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डोली, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 5 नंबर का प्रश्न है, संकरण की किस विधि में 2 शुद्ध नस्लों को एकांतर क्रम में मिलाया जाता है? संकरण की किस विधि में 2 शुद्ध नस्लों को एकांतर क्रम में मिलाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो क्रिस संकरण है, क्रिस संकरण में 2 शुद्ध नस्लों के नर एवं मादा पशुओं को एकांतर क्रम में मिलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, दूध को ठंडा करने के लिए अमोनिया का तापमान कितना रखना चाहिए? दूध को ठंडा करने के लिए अमोनिया का तापमान कितना रखना चाहिए? बताइए। तो दोस्तों अमोनिया का जो तापमान है वो रखना चाहिए दोस्तों 3 से 4 डिग्री सेल्सियस। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। अमोनिया दूध को ठंडा करना और दोस्तों इसमें दुग्ध अवशीतन की एक वैज्ञानिक विधि है ये। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें 3 से 4 डिग्री अमोनिया का तापक्रम है वो रखना चाहिए दूध को ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दूध के निर्जमीकरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निर्जमीकरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है दूध के लिए? बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है
200 डिग्री से 211 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निर्जमीकरण की प्रक्रिया में दूध को 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से 211 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, जिससे दूध में जीवाणुओं की जो संख्या है वो कम हो जाती है। ठीक है। और दोस्तों, निर्जमीकरण के बाद दूध को अधिक समय तक ठंडी अवस्था में सुरक्षित रखा जा सकता है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म स्थित नहीं है? बताइए किस स्थान पर केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म स्थित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मुंबई में है, भुवनेश्वर में है, हेसरघट्टा में है, या लेकिन यहाँ पे इज्जत नगर में नहीं है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इज्जत नगर कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पर केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म यहाँ पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुर्गी के अंडे का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मुर्गी के अंडे का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मुर्गी के अंडे का पीला रंग। सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, पीले रंग की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे मुर्गी के अंडे का जो पीला रंग है वो जेंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण? जेंथोफिल के कारण। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुर्गी के अंडे में 11.8% प्रोटीन होता है और 11% उसमें वसा की मात्रा होती है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुर्गी को उनके पेट तथा आंतों में पाए जाने वाले कृमियों से मुक्त करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? मुर्गियों को उनके पेट तथा आंतों में पाए जाने वाले कृमियों से मुक्त करना कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? डीवार्मिंग। क्या कहते हैं? डीवार्मिंग कहते हैं। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डीवार्मिंग। ठीक है दोस्तों, मुर्गी को 4 माह 5 माह या 6 माह की आयु पर या उसके बाद दोस्तों 22 दिन के अंतर पर डीवार्म है वो करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डीवार्मिंग। आगे देखिए, जैविक खाद बनाई जा सकती है। तो दोस्तों, जैविक खाद है ये बनाई जा सकती है तो घरेलू कचरे से भी बनाई जा सकती है, कृषि अपशिष्ट से भी बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, दोनों से बनाई जा सकती है दोस्तों ये। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पशुओं के गोबर का उपयोग किया जाता है। पशुओं के गोबर का उपयोग किया जाता है तो दोस्तों उपले बनाने के लिए, यानी कि छाने जिसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है। पशुओं के गोबर का उपयोग उपले बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए, बायोगैस प्लांट में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। और कच्चे मकानों के फर्श लीपने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए इजिप्शियन क्लोवर के नाम से जाना जाता है। इजिप्शियन क्लोवर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बरसीम को इजिप्शियन क्लोवर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें प्रोटीन की मात्रा 20 से 24% तक होती है। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, साइलेज बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी है? साइलेज बनाने के लिए सर्वोत्तम जो फसल है वो है दोस्तों ज्वार। कौन सी है? ज्वार। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वार। दोस्तों, हरे चारों को साइलों में दबाकर किण्वन द्वारा संरक्षित करके जो रसीला चारा प्राप्त होता है उसे दोस्तों साइलेज कहते हैं। ठीक है। साइलेज में हरे चारे के सभी तत्व मौजूद रहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ज्वार सर्वोत्तम फसल है। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस ऋतु में चारागाह में चराई को पूर्णतः बंद किया जाना चाहिए? निम्न में से किस ऋतु में चारागाह में
चराई को पूर्णतः बंद किया जाना चाहिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शीत ऋतु में। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शीत ऋतु में। दोस्तों शीत ऋतु में यानी कि दिसंबर व जनवरी माह में जब घासों में वृद्धि धीरे होती है उस समय चराई पूर्णतः बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए चारागाह में अकार्बनिक खाद का प्रयोग लाभदायक होता है और चारागाहों में 2 से 2.5 क्विंटल हड्डी का चूरा प्रति एकड़ छिड़कना सर्वोत्तम खाद माना जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही है, शीत ऋतु में। आगे देखिए निम्न में से कौन सी विशेषता एक बीमार पशु की नहीं है? बताइए कौन सी विशेषता बीमार पशु की नहीं है, पूछा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बाल शुष्क एवं चमक रहित होना, ये बीमार पशु की विशेषता है दोस्तों, ठीक है। नाड़ी की गति सामान्य से अधिक या कम होना, ये भी दोस्तों बीमार पशु की विशेषता है। पशु के पेशाब का रंग हल्का पीला होता है, तो दोस्तों ये स्वस्थ पशु की विशेषता है। दोस्तों पशु के पेशाब का रंग हल्का पीला या पानी जैसा होना स्वस्थ पशु की विशेषता है और स्वस्थ पशु के नथुने दोस्तों कम होते हैं, ठीक है, नम होते हैं। और जनेंद्रियों में से मवाद जैसा स्राव या खून आना, ये बीमार पशु की विशेषता है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पीला रंग का जो पेशाब आता है पशुओं में, ये स्वस्थ पशु की विशेषता है, ना कि एक बीमार पशु की। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक बीमार पशु की त्वचा होती है, एक बीमार पशु की त्वचा होती है तो दोस्तों ये होती है शुष्क एवं खरदरी होती है, शुष्क एवं खुरदरी होती है दोस्तों एक बीमार पशु की त्वचा। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए एक मादा चीचड़ एक दिन में पशु का कितना रक्त पी जाती है? बताइए एक मादा चीचड़ एक दिन में पशु का कितना रक्त पी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 0.5 से 2 ml। 0.5 से 2 ml एक मादा चीचड़ एक दिन में पशु का रक्त है वो पी जाती है, 0.5 से 2 ml तक, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो भी पशुओं के शरीर पर पाई जाती है, ठीक है, और ये भी दोस्तों रक्त और लसिका द्रव्य चूसकर है वो उन्हें हानि पहुंचाती है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पशु की आंत में पाए जाने वाला गोलकृमि है, पशु की आंत में पाए जाने वाला गोलकृमि है तो दोस्तों वो कौन सा है? तो वो है एस्केरिस। कौन सा है? एस्केरिस। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा एस्केरिस, ठीक है। ये एस्केरिस दोस्तों रोग का परजीवी है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सितंबर 2019 में शुरू किया गया था दोस्तों, ठीक है। सितंबर 2019 में शुरू किया गया था ये राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है पशुओं के नाजुक भागों में घावों के उपचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है। पशुओं के नाजुक भागों में घावों के उपचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो क्या प्रयुक्त किया जाता है बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए पशुओं के नाजुक भाग जैसे कि आप बोल सकते हैं आंख, कान, थन, योनि, गुदा, द्वार, ठीक है। तो यहाँ पर घावों पर उपचार हेतु दोस्तों एक्रीफ्लेविन लोशन, एक्रीफ्लेविन लोशन, ठीक है। और दोस्तों मर्क्यूरोक्रोम, ठीक है। दोस्तों इन दोनों का यानी कि इनके घावों के उपचार हेतु ये प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये दवा लगानी चाहिए दोस्तों, ठीक है। एक्रीफ्लेविन
लोशन और मर्क्यूरोक्रोम ये दवा लगानी चाहिए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, भेड़ बकरियों का प्रजनन काल होता है। भेड़ बकरियों का प्रजनन काल होता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो दोस्तों भेड़ बकरियों का जो प्रजनन काल है वो दोस्तों मई है, मई माह है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और नवंबर माह में इनका प्रसव काल होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भेड़ के शरीर की ऊन कतरने की क्रिया क्या कहलाती है? भेड़ के शरीर की ऊन कतरने की क्रिया है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों ऊन कतरने यानी कि बाल उतारने की जो क्रिया है उसको शेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयरिंग। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा शेयरिंग, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मांस उत्पादक राज्य है। भारत में सर्वाधिक मांस उत्पादक राज्य है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश है पहले नंबर पर। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, फिर महाराष्ट्र का। ठीक है, तो यहाँ पे यूपी 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए देसी गायों में सबसे लंबा दुग्ध उत्पादन काल किस नस्ल का होता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं इसमें देसी गायों में सबसे लंबा दुग्ध उत्पादन काल किस नस्ल का होता है? तो वो होता है दोस्तों गिर का। किसका होता है? गिर का। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें प्रति ब्यात 1500 से दोस्तों 1800 लीटर दूध देती है दोस्तों ये प्रति ब्यात में। ठीक है, और इसके दूध में दोस्तों जो वसा की मात्रा होती है, यानी कि गिर गाय के दूध में वसा की मात्रा है वो दोस्तों 4.5% होती है। ये भी याद रखना है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, भेड़ के कौन से बाल ऊन बनाने के लिए फाइबर प्रदान करते हैं? भेड़ के कौन से बाल ऊन बनाने के लिए फाइबर प्रदान करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए भेड़ के बाल 2 प्रकार के होते हैं, एक दाढ़ी के बाल और एक त्वचा के बाल। ठीक है, और त्वचा के बाल ऊन बनाने के लिए फाइबर प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा त्वचा के बाल। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए कार्बनिक अपशिष्ट में गोबर की मात्रा न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए कार्बनिक अपशिष्ट में गोबर की मात्रा न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों गोबर की मात्रा न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 20% होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, क्रिकेट बॉल उद्योग में किस मवेशी के चमड़े का उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए क्रिकेट बॉल उद्योग में किस मवेशी के चमड़े का उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो है गाय के चमड़े का दोस्तों उपयोग किया जाता है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को पता है चमड़े का जो उपयोग है वो जूते, कपड़े, बेल्ट, खेल उपकरण, ये चीजें बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें गाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से किस प्रकार के दांत को कपोल दांत के नाम से जाना जाता है? तो कपोल दांत के नाम से दोस्तों देखिए चर्वण और अग्र चर्वण दांत, इन दोनों को दोस्तों कपोल दांत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या 2 है तो पशु की उम्र है? बताइए, यदि पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या 2 है तो पशु की उम्र है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए पशु के सींग में छल्ले 3 वर्ष की आयु पर बनना प्रारंभ होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रतिवर्ष एक छल्ला बनता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें छल्लों की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, तो दोस्तों 3 वर्ष की आयु पर वो बनना प्रारंभ होता है। ठीक है, तो एक 3 में
और एक चौथे में बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 4 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से सर्वाधिक प्लास्टिक कचरा उत्पादन करने वाला महानगर कौन सा है? तो दोस्तों वो महानगर है तो वो है दोस्तों दिल्ली। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचते रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे लिंक को जरूर शेयर करना है आपको सभी मित्रों को। बहुत अच्छी क्लास आपको ये बिल्कुल निःशुल्क देखने को मिल रही है, तो दोस्तों इसका ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा उठाना है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया? दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का जो प्रारंभ है वो दोस्तों 6 सितंबर 2023 को गुलाबपुरा से प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 6 सितंबर 2023 को। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कुल पशुधन में सर्वाधिक संख्या है। राजस्थान के कुल पशुधन में सर्वाधिक संख्या है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक संख्या है तो किसकी है? तो दोस्तों सर्वाधिक संख्या बकरियों की है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बकरियों की है दोस्तों सर्वाधिक संख्या, उसके बाद में गाय की है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? सर्वाधिक ऊंट है वो किस जिले में पाए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, राज्य में प्रथम पशुगणना कब की गई? यानी कि राजस्थान में प्रथम पशुगणना दोस्तों कब की गई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए भारत में सर्वप्रथम पशुगणना 1919 से 1920 में की गई थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में, स्वतंत्रता दोस्तों प्राप्ति के बाद में, इसमें राज्य नहीं, इसमें दोस्तों आप कर लेना भारत में। ठीक है, भारत में जो पशुगणना है वो सर्वप्रथम कब की गई थी? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम पशुगणना है वो 1920 में की गई थी। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में दोस्तों भारत में प्रथम पशुगणना है वो 1951 में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गौशाला में गोवंश के ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए आयु में वैक्सीन लगवाना प्रयुक्त रहता है। दोस्तों गौशाला में गोवंश के ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए कितनी आयु में वैक्सीन लगवाना उपयुक्त रहता है? तो दोस्तों ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए दोस्तों 3 से 6 महीने की उम्र में मादा गोवंश को वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, और बछड़ों व वयस्क गोवंश को वैक्सीन नहीं लगाई जाती। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 से 6 माह। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गौशाला में सांड ग्रह का आकार क्या होना चाहिए? गौशाला में सांड ग्रह का आकार है वो दोस्तों 12 × 10 फुट का रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 12 × 10 फुट। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूध से पृथक क्रीम में वसा की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है? दूध से पृथक क्रीम में वसा की न्यूनतम मात्रा है वो कितनी होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 20%। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पतली क्रीम में दोस्तों 20 से 25% वसा मिलेगी, मध्यम क्रीम के अंदर 25 से 45% वसा मिलेगी और गाढ़ी क्रीम के अंदर दोस्तों 45% से अधिक वसा है वो मिलेगी। तो यहाँ पर अपना इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में राज्य के कितने जिले शामिल है? राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में राज्य के कितने जिले शामिल हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बताइए। तो दोस्तों इसमें राज्य के 33 जिले हैं वो शामिल है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, घातक संक्रामक रोगों की कारगर रूप से रोकथाम के लिए
राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु रोग निदान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? बताइए, राज्य स्तरीय पशु रोग निदान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें देखिए जयपुर में। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।